नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड परीक्षा की तैयारी से जुड़े कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स और आर्टिकल्स हैं और हमारा मिशन इन सभी को मिलाकर एचएससी बोर्ड परीक्षा का जो कोड है उसे क्रैक करना है जी। ये स्रोत एक तरह से ब्लूप्रिंट और चीट कोड्स का खजाना है और आज हम इन्हें जोड़कर एक टॉपर की रणनीति तैयार करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये वाकई एक कोड क्रैक करने जैसा ही है क्योंकि इन सोर्सेस को पढ़ने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि बोर्ड परीक्षा सिर्फ मेहनत का खेल नहीं है। अच्छा नहीं, ये स्मार्ट तरीके से मेहनत करने का खेल है। मतलब अक्सर छात्र सब कुछ पढ़ने की कोशिश में जरूरी चीजें छोड़ देते हैं। ये सोर्सेज हमें बताते हैं कि वो जरूरी चीजें क्या हैं। तो चलिए फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। इन सोर्सेज में जो पहली बात मुझे मिली वो सच कहूं तो हैरान करने वाली है। बताइए। ऐसा लगता है जैसे ये कोई सीक्रेट है जो सबके सामने होते हुए भी किसी को पता नहीं। दावा ये है कि 80 नंबर के पेपर में आप लगभग 60% सवाल पहले से ही जान सकते हैं। ये सुनने में तो लगभग चीटिंग करने जैसा लगता है ना? बिल्कुल लगता है, लेकिन ये चीटिंग नहीं बल्कि एक स्मार्ट एनालिसिस है। सोर्सेज में ये बात बहुत साफ तौर पर लिखी है कि 40 से 60% सवाल या तो सीधे सीधे पिछले 4-5 साल के प्रश्न पत्रों से उठाए जाते हैं, सीधे सीधे, हाँ, या फिर हूबहू उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर आधारित होते हैं। ये कोई टिप नहीं, ये एक स्मार्ट स्टडी प्लान की नींव है, उसका पहला पत्थर है। मतलब एक छात्र अपनी टेक्स्ट बुक को हाथ लगाने से पहले उसे पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को ही अपनी असली टेक्स्ट बुक मान लेना चाहिए। सही पकड़ा। ये तो पूरा गेम बदल देता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असल में ये सिर्फ सवालों को रटना नहीं है। जब कोई छात्र इन पेपर्स को बार बार हल करता है तो वो एग्जामिनर के दिमाग को पढ़ना सीख जाता है। अच्छा। उसे ये पैटर्न दिखने लगता है कि कौन से चैप्टर से ज्यादा सवाल आते हैं, किस तरह के सवाल, जैसे डिफाइंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन या एक्सप्लेन विद डायग्राम, ये बार बार पूछे जाते हैं। ये एक तरह से परीक्षा के माइंडसेट को डिकोड करना है। अच्छा, तो सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि हल करना। और इन सोर्सेज में हल करने को लेकर भी एक बहुत ही स्पेसिफिक सलाह दी गई है। जी। सिर्फ 1-2 बार नहीं बल्कि पढ़े हुए को 5 से 10 बार लिख कर अभ्यास करना। ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? सुनने में ज्यादा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल और प्रैक्टिकल वजह है। मुझे एक छात्र की कहानी याद आती है। उसे सब कुछ आता था, कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ थे, लेकिन उसने कभी लिखकर प्रैक्टिस नहीं की थी। तो फिर क्या हुआ? परीक्षा में क्या हुआ? पेपर के बीच में ही उसके हाथ में क्रैम्प आ गया। वो जानते हुए भी अपना पेपर पूरा नहीं कर पाया। अरे बाप रे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। हम ज्ञान की बात करते हैं पर परीक्षा के फिजिकल स्टैमिना की बात तो कोई नहीं करता। पहली, आपके लिखने की स्पीड रॉकेट जैसी हो जाती है जो टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। सही है। दूसरी, आपके हाथ और दिमाग को उत्तर का स्ट्रक्चर याद हो जाता है, कहाँ डायग्राम बनाना है, कहाँ अंडरलाइन करना है। और तीसरी और सबसे जरूरी, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आपको पता होता है कि आप समय पर पेपर खत्म कर लेंगे और ये आत्मविश्वास आपके प्रदर्शन को कई गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल। तो मतलब PYQs या पिछले सालों के पेपर्स ये मास्टर की हैं, लेकिन इस एक चाबी से सारे ताले तो नहीं खुलेंगे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर विषय का दरवाजा अलग होता है। चलिए जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से शुरू करते हैं। मैंने सुना है उसमें अच्छे नंबर लाने के लिए आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, क्या ये सच है? हाँ, आप कह सकते हैं। बायोलॉजी में एक अच्छा साफ सुथरा डायग्राम 1000 शब्दों के बराबर होता है। ये एग्जामिनर को 1 सेकंड में बता देता है कि छात्र के कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। लेकिन बायोलॉजी में तो सैकड़ों डायग्राम्स हैं। क्या सोर्सेज में कुछ ऐसे सुपरस्टार डायग्राम्स के बारे में बताया गया है जो लगभग हर साल परीक्षा में दर्शन देते हैं? बिल्कुल। इन सोर्सेज में कुछ डायग्राम्स को मोस्ट वांटेड की लिस्ट में रखा गया है। अच्छा। जैसे रिप्रोडक्शन चैप्टर से सेक्शन ऑफ यंग एंथर और एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम बहुत जरूरी है। ओके। साथ ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो क्लासिक है, वो तो आते ही हैं। और जेनेटिक्स या फिजियोलॉजी जैसे चैप्टर्स के बारे में? जेनेटिक्स में वॉटसन एंड क्रिक का DNA मॉडल, वो क्लासिक डबल हेलिक्स वाला डायग्राम, उसकी प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। हाँ, वो तो याद है। और एक और है लैक ऑपरॉन। ये सुनने में मुश्किल लगता है पर असल में ये सिर्फ ये दिखाता है कि कोई जीन ऑन और ऑफ कैसे होता है। ये विजुअल समझाना बहुत असरदार होता है। अच्छा। और फिजियोलॉजी में मानव हृदय की आंतरिक संरचना, ECG की तरंगें और मानव मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से, ये ऐसे डायग्राम्स हैं जो फुल मार्क्स दिला सकते हैं, बशर्ते लेबलिंग एकदम सही हो। कमाल है। तो बायोलॉजी कलाकारों का खेल है।
जहां सब कुछ सुंदर और साफ सुथरी डायग्राम्स पर निर्भर करता है। लेकिन सच कहूं, ये फिजिक्स से बिल्कुल अलग लगता है, जो हमेशा से ज्यादातर छात्रों के लिए एक डरावने सपने जैसा होता है। हाँ, वो तो है। नंबर, फॉर्मूले, डेरिवेशन, क्या इन सोर्सेज में फिजिक्स को क्रैक करने का कोई अलग कोड है? एकदम अलग। फिजिक्स में आपकी कला नहीं, आपकी लॉजिक और प्रिसिजन देखी जाती है। यहाँ डायग्राम से ज्यादा महत्व फॉर्मूलों, उनके डेरिवेशन और उपकरणों के सिद्धांतों का है। सोर्सेज में कुछ पैटर्न साफ दिखते हैं, जैसे कुछ नियम और फॉर्मूले तो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, खासकर डिस्क, रिंग और स्फीयर के लिए ये तो एग्जामिनर का पसंदीदा टॉपिक लगता है। अच्छा। इसके साथ ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ, ये नाम सुनने में भारी लगते हैं, पर इनका सवाल हर दूसरे साल आता है। रुकिए, आपने डेरिवेशन का जिक्र किया। जी, ये तो ज्यादातर छात्रों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है। क्या उन्हें लाइन बाय लाइन रटना पड़ता है या कोई स्मार्ट तरीका भी है? बहुत अच्छा सवाल है। रटना सबसे बड़ी गलती है। सोर्सेज यही कहते हैं कि डेरिवेशन के पीछे की कहानी और लॉजिक को समझो, उसे 3 या 4 लॉजिकल स्टेप्स में तोड़ लो। उदाहरण के लिए, जैसे वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस का डेरिवेशन। अगर आप उसके हर स्टेप का क्यों समझ लें, तो परीक्षा के दबाव में भी आप उसे आसानी से याद कर पाएंगे। इसी तरह रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट का डेरिवेशन भी एक सुपरस्टार है। इन्हें लिखकर प्रैक्टिस करना ही एकमात्र तरीका है। और उपकरणों के बारे में, जैसे बड़ा सा जनरेटर होता था, वैन डी ग्राफ जनरेटर, हाँ, उसकी बनावट और कार्यप्रणाली, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत और उसका डायग्राम, और एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल जो बार बार आता है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्टमीटर में कैसे बदलें। हाँ, ये तो आता था। ये सवाल आपकी एप्लीकेशन की समझ को जांचते हैं। फिजिक्स में यही देखा जाता है कि आप फॉर्मूलों को असल दुनिया की समस्याओं पर कैसे लागू कर सकते हैं। वाह, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स के लिए PYQs हैं और सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग रणनीति भी हैं। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि मेरे कुछ दोस्त जिन्हें सब कुछ आता था, उनके नंबर फिर भी कम आते थे। हाँ, ऐसा होता है। तो इसका मतलब ज्ञान होना ही काफी नहीं है। इन सोर्सेज में प्रेजेंटेशन या उत्तर लिखने की कला के बारे में जरूर कुछ होगा, है ना? बिल्कुल। ये सच में कितना फर्क डाल सकता है? ये आपके स्कोर में 10 से 15% का फर्क डाल सकता है। इतना ज्यादा? अलग से दिखनी चाहिए। आप जो जानते हैं उसे परीक्षक को बेचने की कला ही प्रेजेंटेशन है। तो इस कला के नियम क्या हैं? क्या अब हमें लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने चाहिए? बिल्कुल नहीं। पहला नियम यही है, पैराग्राफ को भूल जाइए, पॉइंट्स में बात कीजिए। अच्छा। बुलेट पॉइंट्स या नंबरिंग का इस्तेमाल करें। इससे एग्जामिनर को मुख्य बातें ढूंढनी नहीं पड़ती, वो सीधे दिखती हैं। दूसरा, अपने उत्तर को एक कहानी की तरह स्ट्रक्चर करें। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी और अंत में 1 या 2 लाइन का निष्कर्ष। इससे एक पूरापन आता है। जी, इससे आपका उत्तर पूरा और प्रोफेशनल लगता है। और मैंने सुना है अंडरलाइन करने का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि पूरी किताब ही अंडरलाइन कर दी। हाँ, बिल्कुल। इसे स्ट्रैटेजिक हाइलाइटिंग कहते हैं। सिर्फ कीवर्ड्स, परिभाषाएं या नियमों को अंडरलाइन करें और फिजिक्स या केमिस्ट्री में फॉर्मूलों और थ्योरम्स को हमेशा एक बॉक्स में बंद कर दें। अच्छा। ये ऐसा है जैसे आप एग्जामिनर के लिए एक चमकदार साइन बोर्ड लगा रहे हो जिस पर लिखा हो, यहाँ देखो, मुझे इसका जवाब पता है। और डायग्राम्स के बारे में कोई खास टिप? हमने बायोलॉजी की तो बात की, पर क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी ये जरूरी है? हाँ, और यहाँ सोर्सेज में एक बहुत ही कमाल का नियम दिया गया है, 1 डायग्राम एवरी 3 क्वेश्चंस का नियम। ये क्या है? विज्ञान के विषयों में कोशिश करें कि जहां भी संभव हो, हर 3 में से 1 सवाल में पेंसिल से बना एक साफ नामांकित चित्र जरूर हो। यह आपके आंसर शीट को दूसरों से एकदम अलग और ज्यादा आकर्षक बना देता है। ये सब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इन सब को करने के लिए समय भी तो चाहिए। बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट परीक्षा का सबसे बड़ा विलेन होता है। उसके लिए क्या रणनीति है? इसके लिए 2 सुनहरे नियम हैं। पहला, उन सवालों से शुरू करें जिनके अंक ज्यादा हैं और जिन पर आपको 100% आत्मविश्वास है। अच्छा, नहीं लगता है। और दूसरा नियम? दूसरा नियम है द फाइनल 15 मिनट्स का। पेपर खत्म होते ही उसे जमा करने के लिए मत भागें। आखिरी के 10-15 मिनट सिर्फ और सिर्फ रिव्यू के लिए रखें। अपनी पूरी आंसर शीट को ध्यान से पढ़ें। आपको स्पेलिंग की गलतियां, कैलकुलेशन की भूल या कोई छूटा हुआ सवाल, बिल्कुल वो जरूर मिलेगा। ये 15 मिनट आपको 5 से 10 नंबर आसानी से दिला सकते हैं। और मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहूंगा जो सोर्सेज में मिली। जी, पेपर का पैटर्न भी समझना जरूरी है। 25% प्रश्न ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ होंगे
और 75% सब्जेक्टिव। कई बार छात्र बड़े सवालों की तैयारी में इन छोटे स्कोरिंग ऑब्जेक्टिव्स को भूल जाते हैं। बिल्कुल सही। वो 25% मार्क्स आपकी रैंक तय कर सकते हैं, क्योंकि उनमें या तो पूरे नंबर मिलते हैं या 0, कोई बीच का रास्ता नहीं होता। तो अगर आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो ऐसा लगता है कि हमने HSC बोर्ड परीक्षा के कोड को सच में क्रैक कर लिया है। हाँ, काफी हद तक। पहला, PYQs सफलता की मास्टर की हैं, क्योंकि 40-60% पेपर वहीं से आता है। सही है। दूसरा, हर विषय का ताला खोलने के लिए एक अलग चाबी है। बायोलॉजी के लिए डायग्राम, फिजिक्स के लिए फॉर्मूले और डेरिवेशंस जी। और तीसरा, ज्ञान होने के बाद प्रेजेंटेशन वो आखिरी घुमाव है जिससे ताला खुलता है और आपको पूरे नंबर मिलते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सारी रणनीतियां असल में प्रभावी ढंग से संवाद करने के तरीके हैं। परीक्षा सिर्फ ये नहीं देखती कि आपको कितना पता है, बल्कि ये भी देखती है कि आप अपने ज्ञान को कितनी स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ कागज पर उतार सकते हैं। सही कहा। ये एक तरह से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स की भी परीक्षा है। बिल्कुल सही। ये सिर्फ रटने का नहीं, बल्कि अपने ज्ञान को प्रस्तुत करने की कला का इम्तिहान है। आज हमने क्या पढ़ना है और कैसे लिखना है पर तो बहुत गहराई से बात की, लेकिन इस सब के बीच मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। पूछिए। हमने रणनीति, अभ्यास और प्रेजेंटेशन की बात की, पर उस 3 घंटे के मानसिक खेल का क्या? परीक्षा के दिन का तनाव, घबराहट, इन सब को मैनेज करना कितना महत्वपूर्ण है? क्या वो टॉपर बनने की पहेली का आखिरी और सबसे अहम टुकड़ा हो सकता है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता? इस पर सोचिएगा जरूर।